टू ऑल ऑनलाइन वालों। हाँ हेडिंग डाल दो, क्या हो गया? ऑल गुड। कैलोरीमीटर स्पेलिंग होती है कैलोरीमेट्री, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एनर्जी का लेन देन। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एनर्जी का लेन देन, मतलब ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द हीट एक्सचेंजेस। ठीक है, एनर्जी का लेन देन भी लिख सकते हो, नहीं सबमिट थोड़ी ना करनी है अपन लोगों को। जैसा अच्छा लगे आपको, अगर हिंदी में समझ आता है हिंदी में लिखो, मारवाड़ी अच्छी लगती है मारवाड़ी में लिखो, इंग्लिश इंग्लिश भी होती है जब टेक्स्ट में यूज करते हैं, आपको जैसे भी अच्छी लगती है वैसे लिखो। कैलोरीमीटर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एनर्जी का लेन देन। कौन सी चीज एनर्जी देती है? जो गर्म होती है वो एनर्जी दे सकती है। कौन सी चीज एनर्जी ले सकती है? जो ठंडा होता है वो एनर्जी ले सकता है। हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर एनर्जी का लेन देन के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ तो मैं पहले एक सिस्टम डिफाइन करूँ कि भाई जो भी हीट एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो इस सिस्टम में ही हो रहे हैं, सराउंडिंग में नहीं। सो फर्स्टली आई हैव टू डिफाइन व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। तो बताओ मेरे को, वो सिस्टम क्या होता है जिसमें वो एनर्जी का लेन देन हो रहा है, और सराउंडिंग क्या हो गया? सिस्टम के अलावा जो भी है वो सराउंडिंग। जैसे यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातें सिर्फ आप ही सुन पा रहे हो, तो ये सिस्टम हो गया। जो वहाँ पर पाठशाला के गेट पर खड़ा होगा वो सराउंडिंग हो गई क्योंकि वो हमारी बातें सुन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी का लेन देन है वो सिस्टम में हो रहा है। तो सिस्टम में क्या होगा? बर्फ, पानी या भाप। तो भाप अगर गर्म है तो वो हीट देगी, बर्फ ऑब्वियसली लेगा। अगर पानी और बर्फ की बात करूं तो पानी एनर्जी देगी, बर्फ एनर्जी लेगा। तो बर्फ एनर्जी लेके क्या करेगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। या क्या पता बर्फ का टेम्परेचर -4 डिग्री था, -4 से वो -1 पे आ जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आइस एट -4 डिग्री इफ गिवन सम हीट comes at -1 degree, given some more heat comes at 0 degree, given more heat convert into water at 0 degree, given more heat convert into water at 5 degree, given more heat convert into water at 15 degree। समझ रहे हो? हाँ यार। तो कैलोरीमीटर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हीट एक्सचेंजेस टेकिंग प्लेस। हम यहाँ पर हमारे डिस्कशन को पानी, बर्फ और स्टीम तक ही सीमित रखेंगे। पानी, बर्फ और स्टीम तक ही सीमित रखेंगे, और दूसरे लिक्विड का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बट जो पानी की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, बर्फ की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो हम याद कर लें क्योंकि वो बहुत कॉमन है, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर वो देते भी नहीं है कि पानी की स्पेसिफिक हीट फलाना फलाना होती है, हमको पता है, याद होती है। तो यहाँ तक बातें ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को बताओ, यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज है, यहाँ पर हीट एनर्जी का एक्सचेंज है, तो जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। ऐसा यूनिट में जूल होता है, सीजीएस में कैलोरीज। तो जूल और कैलोरी रिलेशन पता है क्या? 4.18 क्या? या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। ठीक है, किसी को फर्क पड़ेगा? पंखा बंद कर दूँ अगर तो? एसी चला रहा, ठीक है, एसी चला रहा, आवाज़ बहुत कर रहा है, नहीं कर रहा आवाज़, ठीक है ना? एसी चला रहा, रिमोट ये पड़ा, तो इनकी मेहनत करो ना, पंखा बंद करो ना। नहीं राइट वाला, बस राइट। अभी और कौन सा पंखा चल रहा है? ठीक है चलो, वहाँ उसकी इतनी आवाज़ नहीं आ रही है तो ऐसा लग रहा था माथे पे ही। हाँ एनीवेज, मैंने आपको क्या बोला? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ऐसा ही यूनिट है कैलोरीज में बोले तो सीजीएस यूनिट हो गई। तो
सबसे पहला लिखेंगे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या होगा ये लॉ? सिस्टम में दो चीजें होंगी, एक हीट रिलीज करेगी, उतनी की उतनी हीट दूसरी चीज गेन करेगी। हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी, हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी will always be equal to heat gained by another body। एक चीज हीट लूज करेगी तो दूसरी चीज हीट गेन करेगी, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। एक जना पैसा खर्चा करेगा, एक अमीर होगा एक रईस होगा, एक अमीर होगा और एक गरीब होगा, अमीर और रईस तो एक ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा। एक बात बताओ, ये एक सैंपल है, किसका सैंपल है? लेट अस अस्यूम पानी का सैंपल है। इसका मास कितना है? m ग्राम। अगर सब कुछ CGS में चलता है तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। तो यहाँ पर मैंने CGS यूनिट का प्रयोग किया है। CGS में एनर्जी की यूनिट क्या होती है? CGS में एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी। ये वाइडली यूज होती है। कैलोरीमीटर वाले चैप्टर में एनर्जी को CGS में ज़्यादा यूज लेते हैं, बाकी दूसरी जगह पे एनर्जी को जूल में लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं जोधपुर से जयपुर का डिस्टेंस मेजर करना है तो हमारा फेवरेबल मेजरमेंट करने का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर। कि भाई जोधपुर से जयपुर 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मैं सेंटीमीटर तो बोलूँगा। जोधपुर से जयपुर इतना 30,000 समथिंग इतना सेंटीमीटर, वहाँ पर किलोमीटर है। माइल्स भी हो सकता है, बट इंडिया में किलोमीटर ज़्यादा यूज होता है, माइल्स कम यूज होता है। US में माइल्स ज़्यादा यूज होता है। कितना माइल दूर है? जैसे यहाँ पर हम पेट्रोल पंप जाके आते हैं यही बोलते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप में तो डीजल भी मिलता है। डीजल पंप क्यों नहीं बोलते हैं हम? US में या फॉरेन में फ्यूल स्टेशन बोलते हैं, बेटर टर्मिनोलॉजी। बट ठीक है, हम बोलते हैं कि इसकी जेरोक्स निकाल के दे दें। जेरोक्स तो कंपनी का नाम होता है जिसकी मशीन होती है, बट बाय लेमैन लैंग्वेज हमारे बचपन से हमारे दिमाग में वही चीज़ बैठी है। जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी होती है, तो हम जेरोक्स ही बोलते हैं क्योंकि हमने सुना ही हुआ, सीखा ही हुआ। तो जैसे ही एनर्जी की बातें करेंगे कैलोरीमीटर वाले चैप्टर में, तो एनर्जी को कैलोरी में डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि वो प्रेफर्ड टर्मिनोलॉजी होती है। वहीं बाकी दूसरी जगह पे जूल का प्रयोग कर लेंगे अपन, ठीक बात है। अभी तो वो दूसरी चीज़ आएगी भी नहीं, 2 या 3 लेक्चर तक कैलोरीमीटर ही चलेगा। समझने की कोशिश करो, ठंड लगने लग जाए तो बोल देना। लगने लग गई? ठीक है ना? हाँ, अभी हमने चालू किया है। इधर देख रहे हैं, m ग्राम पानी। एक बात बताओ मेरे को, इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट का सिंबल होता है Q। हीट का सिंबल क्या होता है? तो बताओ, अगर इसका टेम्परेचर 20 से ऊपर गया, अगर इसका टेम्परेचर 20 से ऊपर गया मतलब मैंने हीट दी। एक बार मैंने देखा कि 20 से 30 तक गया है और एक बार मैंने देखा 20 से 70 तक गया है। बताओ कब ज़्यादा हीट दी होगी? 20 से 70 में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ हीट गिवन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज? यस और हाँ या ना? बेसिक कॉमन सेंस है कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज। कहीं जाना है आपको हमेशा? नहीं, लिख क्यों रहे हो? सुना आराम से, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। amount of heat given or amount of heat supplied to my system is directly proportional to the temperature change of the system। सिस्टम क्या है मेरे पास में? m ग्राम पानी। अब मैंने वही दूसरा सिस्टम ले लिया जिसमें m ग्राम नहीं 100 टाइम्स ऑफ m ग्राम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसमें ज़्यादा हीट लगेगी, इसमें ज़्यादा हीट लगेगी? इसमें ज़्यादा पानी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q will be directly proportional to m and delta T? हाँ यार। If I want to raise the temperature of this system, the amount of heat given will be directly proportional to m and delta T। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा हीट लगेगी। भाई अगर मेरे को 3 चीज़ों में कंपैरिजन करना है तो किन्हीं एक चीज़ को कांस्टेंट मान के फिर 2 को कंपैरिजन करूँगा। बोले तो मैं चाहता हूँ कि 10 डिग्री का गैप हो, m और 100 m, कहाँ हीट ज़्यादा लगेगी? जहाँ m ज़्यादा होगा 100 m वाला, या फिर m को फिक्स कर देंगे 20 से 30 या 20 से 70 जहाँ डेल्टा T ज़्यादा है, और दोनों को क्लब करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा m s
delta T. What is this small s? This small s is known as specific heat. ये एक कांस्टेंट है. जैसे पानी की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है. देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट पानी के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. देखो ध्यान से कि अगर मैं 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहूँगा तो मेरे को 1 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी. बात समझ आई या नहीं है? तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 यूनिट ऑफ मास बाय 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर. अगर मैं उसको डिग्री और ग्राम बोलूँगा तो कैलोरी में आ जाएगा. अगर मैं उसको किलोग्राम और केल्विन बोलूँगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन और डिग्री दोनों होते हैं. रिलेशन पता है? 273 प्लस डिग्री इज केल्विन. जैसे 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन. तो रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं? 27 डिग्री. जैसे 25 होता है, 27 ले लेंगे तो रूम टेम्परेचर कितना है? आप बोलोगे 300 केल्विन. तो आपने SI यूनिट का यूज करेगा. SI यूनिट बोलते हो स्टैंडर्ड यूनिट. टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? केल्विन. लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? सेकेंड. करंट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एम्पियर. ये सब बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आया क्या, ms डेल्टा टी. ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है. ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? m मास का एक सब्सटेंस का अगर डेल्टा टी का टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं तो हीट इतनी दी गई होगी. वहीं एट द सेम टाइम अगर m मास का सब्सटेंस डेल्टा टी से ठंडा हुआ है तो इतनी हीट रिलीज करेगी. बात समझ आई? हाँ है. अगर कोई चीज़ 20 से 70 पे गई है तो डेल्टा टी इज व्हाट? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. पॉजिटिव हो गया. क्यों पॉजिटिव बोले तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम. और अगर 70 से 20 पे आया है तो 20 माइनस 70 नेगेटिव हो गया. नेगेटिव हीट का मतलब क्या है? हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, नॉट गिवन टू द सिस्टम. और हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट की क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise 1 unit of mass by 1 unit of temperature is specific heat of that particular substance. लिखेंगे इसमें फॉर्मूला लिखेंगे. ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखेंगे. amount of heat required to raise 1 unit of temperature of 1 unit of mass of a system. To raise 1 unit of temperature of 1 unit of mass of system. Full stop. तो उसके बाद में लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. और उसको आसान भाषा में बोलेंगे तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट का रिक्वायरमेंट होता है. या फिर इन अदर वर्ड्स 1 ग्राम पानी अगर 1 डिग्री से ठंडा होता है तो 1 कैलोरी की हीट रिजेक्ट करता है. हाँ या ना? लिख लेंगे. And specific heat of ice is half calorie per gram degree Celsius. लॉजिक नहीं होगा बेटा. वो क्या होगा? बर्फ की बात करूंगा मैं. बर्फ मान लो -10 पे बैठा है.
मैंने बर्फ का टेम्परेचर नोट किया -10 है। अब मैंने उसको कुछ एनर्जी दी, कितने की एनर्जी दी? लेट अस से 6 कैलोरीज की एनर्जी दी। तो वो -10 से 1 मिनट मैंने क्या बोला आपको? लेट अस से 1 ग्राम बर्फ है, ये ऑब्जर्वेशन है क्या? 1 ग्राम बर्फ है, आइस है, -10, ठीक बात है। मैंने इसको 3 कैलोरी की एनर्जी दी, तो मेरे को ये पता है कि आधा कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है जिससे वो 1 डिग्री का तापमान बढ़ा रहता है। तो 3 कैलोरी से मैंने देखा, जब मैंने इसको 3 कैलोरी की हीट दी तो फाइनली क्या हो गया? ये 1 ग्राम आइस रहा, लेकिन अब इसका तापमान कितना हो गया? -4। देखो 6 का गैप आ गया, ठीक बात है। वही मैंने ऐसी पानी की बात करी कि 1 ग्राम पानी लिया, सिस्टम को सबसे पहले तो आइसोलेट कर लो। सिस्टम को सबसे क्या हो गया? Specific heat definition is amount of heat required to raise 1 unit of mass by to raise the temperature of 1 unit of mass by 1 unit of temperature, or to raise 1 unit of temperature of a 1 unit of mass substance। भाई अगर ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया तो जितनी Q दी है वो S के बराबर हो गई ना? नहीं समझ आया? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने ऐसे ही साथ में ऑब्जर्वेशन किया, क्या 1 ग्राम पानी लिया मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पर, ये -10 पे था, इसको भी मैंने 3 कैलोरी की हीट दी, तो इससे क्या हो गया? ये 13 डिग्री तक पहुंचा। मतलब बर्फ को पिघालना आसान कंपेयर टू पानी को गर्म करना। आगे जाके मैं देखूंगा कि बर्फ को पानी में कन्वर्ट करेंगे, जब मैं उसका स्टेट चेंज करूंगा तब स्टेट चेंज 0 डिग्री पे बर्फ भी एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री पे वाटर भी एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर भी तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आगे जाके उस एनर्जी को हम बोल देंगे लेटेंट हीट। तो वो बर्फ से पानी की जो लेटेंट हीट होती है वो कम होती है कंपेयर टू पानी से स्टीम की। मतलब स्टीम कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के बाद। ऑब्जर्वेशन है और क्या, नेचर के अंदर जो पानी दिया हुआ है उसको मैंने एक बार पानी को जमा के देखा और एक बार पानी को एनर्जी दे के देखा। ये ऑब्जर्वेशन था कि इसने 3 डिग्री का रेंज देखा है। इसने लॉजिक क्या है? ये तो हमारे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या आया कि भाई यहाँ पर 10 से 13 हुआ है 3 कैलोरी पे और यहाँ पर -10, तो यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसकी स्पेसिफिक हीट 1 होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट हाफ होती है। बात समझ आई? और वो कांस्टेंट होगी और वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक बात? इतना लिख के रखो, ये वाला एग्जांपल। अरे डेफिनेशन नहीं लिख पाए क्या अभी तक? स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट गिवन, जब ये 1 है और ये भी 1 है तो Q बराबर S हो गया। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू रेज 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस। डन? सब कुछ एकदम पक्की बात? तो अभी मैं स्टेट चेंज नहीं करूंगा। पहले अपन पानी में पानी मिलाएंगे, उसके बाद पानी में बर्फ मिला के बर्फ को पानी में कन्वर्ट। अभी मैं स्टेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, लिक्विड लिक्विड का ही सारा खेल है। फाइन, तो क्या क्वेश्चन है? ये सब मिटा दो। ये 2 वैल्यूज याद होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। क्या क्वेश्चन है? एक बाल्टी है जिसमें 20 ग्राम पानी है। एक बाल्टी है जिसमें 20 ग्राम पानी है और एक और दूसरी बाल्टी है जिसमें 50 ग्राम पानी है, बट कितने पे है? 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स कर दिया। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्स। दिमाग लगाओ। सर, why specific heat of ice is less than of water? Because that's a fact, बेटा। अभी भी यही समझाया मैंने आपको, क्या ऑब्जर्वेशन है।
बर्फ जल्दी पिघलती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। सर क्या बताना? फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर। A bucket contains 20 grams water, another bucket contains 50 grams of water. Both are mixed. Find the final temperature of the water. 120 है? Specific heat of water is 1. कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से टाइम लो, बट सही सोचो। राइट डायरेक्शन में थॉट प्रोसेस होना इम्पोर्टेंट है। अभी जल्दी थॉट प्रोसेस आना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट डायरेक्शन में सोचना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज टाइम की तो हमारे पास में कोई कमी है ही नहीं। So 40/7 बोले तो 5 डिग्री। 41.4 आ रहा है। 31 में मतलब आंसर 10 से 40 के बीच में होगा, ये कॉमन सेंस बोलता है। क्योंकि अगर 10 और 40 को मिला के मेरे को बर्फ मिल जाए, मजा ही आ जाए। फिर तो फ्रिज की जरूरत ही कहाँ। समझे? आपका आंसर 5 आएगा। 40/7 पॉसिबल ही नहीं है। और आपने क्या किया दिखाओ मेरे को जरा। एक मिनट, आपका नाम है? मैंने आपको अभिषा बोला। हाँ सॉरी। कौन सा लॉ लगाया है? ये वाला लॉ लगाया कि यहाँ पर इसने तो हीट गेन करी और इसने हीट लूज की, एकदम करी। कुछ समझो, दिमाग लगाओ। अरे बहुत सिंपल है। आ गया? नहीं आया? वो कह रहा मैं ठीक है। 31.4 में करें। आएगा आएगा, आराम से आंसर आएगा। नेचुरली सोचो कि भाई आपको चलो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर हीट देने वाला कौन है? जो गर्म। हीट लेने वाला कौन है? जो ठंडा है। क्या मैं बोल सकता हूँ हीट लॉस्ट बाय 50 grams water will be equal to heat gained by 20 ग्राम ठंडा पानी ने पानी गर्म हो गया। सिंपल। अब एक बात बताओ मेरे को, फाइनल जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कब तक हीट एक्सचेंजेस होते रहेंगे? जब तक फाइनल टेम्परेचर T सेम नहीं हो जाता सबका। हाँ तब ठीक है। जब तक फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का T नहीं हो जाता तब तक हीट एक्सचेंजेस होते रहेंगे। और मैंने इससे पहले सिस्टम को डिफाइन कर दिया है, तो ये सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर ही सारे हीट एक्सचेंजेस हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर में कुछ हीट एक्सचेंजेस हो रहे हैं। ऑल्दो आप डे टू डे लाइफ में सोचोगे तो बाहर में भी तो हीट एक्सचेंजेस होते हैं। हाँ यार, बट अभी हमारे लिए वो वाले हीट एक्सचेंजेस नहीं है। अभी हमारे लिए सिस्टम क्या है? दिस एंड दिस, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, उससे मतलब नहीं। तो बताओ मेरे को, ये 20 ग्राम, ये जो 20 ग्राम 10 डिग्री में था, वो अब 30 डिग्री पे हो गया। 10 से ज्यादा ही होगा। तो इसने कितना हीट गेन किया है? M S डेल्टा T। बात समझ आई या नहीं है? M S डेल्टा T। हाँ सॉरी 10 बोला, मुंह से 10 बोला, लेकिन यहाँ पर लिख गलती से 20 दिया। बात समझ आई है ना? 20 ग्राम MS डेल्टा T। और ये 50 ग्राम ने तो हीट लूज किया है। कितना? 50 ग्राम इंटू 1 इंटू 40 माइनस T। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ यार, सॉल्व करेंगे तो
आंसर आ जाएगा टी का कितना आ रहा है 31 पॉइंट समथिंग, कितना 31.4 डिग्री से। और देखो कॉमन सेंस लगा के देखो 40 के नज़दीक ही होगा आंसर, क्योंकि ये ज़्यादा है 50 ग्राम और 20 ग्राम। अगर ये उल्टा होता तो आंसर 10 के नज़दीक हो जाता। समझ गए? नहीं आया? आ गया पक्का? कॉपी कर लो। सर दोनों की कैलोरीज ऐड करके एडेड मास से डिवाइड कर देना किसी को। क्या बोल रहे हो? दोनों की कैलोरीज ऐड करके दोनों का एडेड मास से डिवाइड कर देना। अगर मैं दोनों की कैलोरीज ऐड करके मतलब सर एवरेज ले तो मैंने वैसे किया। ठीक है, बट हमको ऐसे करना है। याद करो 9th क्लास के अंदर आते ही आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के अंदर ये बात मालूम पड़ी थी कि 20 + 30 का एवरेज 20 और 30 का एवरेज 25 नहीं होता है। याद है? 24 भी आता है, देखा? ये वापस आएगा 11th में। तो वैसे ही हमको ऐसे ही करना है, वैसे नहीं सोचना है। समझ गए? जो आपकी अप्रोच है वो सीमित दायरे तक ही वैलिड रहेगी, लेकिन हल्का सा मैनिपुलेशन आ जाएगा तो वो फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं होगा। तो वैसे सोचना है, ऐसे ही सोचना। काइंडली बात समझ आई ऑनलाइन वालों? चलो बात समझ आई? ठंड लग रही होगी हल्की हल्की? ठीक, कोई नहीं। इधर देखो, अब मेरे पास है 3 अलग अलग लिक्विड है। मेरे पास में 3 अलग अलग लिक्विड है। कौन कौन से? एक रूह अफ़ज़ा, एक लस्सी और एक और मिल्क। ठीक बात है? तीनों की स्पेसिफिसिटी अलग अलग होगी। हाँ, तो 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B, C, 3 different liquid A, B and C दस ग्राम 12 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना? बट लेट्स सी कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि अब वापस से वो 20 और 50 देके अलग टेम्परेचर देके एक और सेम क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है ना? कि अभी मैंने यहाँ पर 10 ग्राम दे दिया और इसका 80 डिग्री दे दिया और ये कुछ 50 ग्राम दे दिया उसका 40 डिग्री दे दिया, आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन आएगा। क्या है यहाँ पर 20 ग्राम टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? चलो लेते हैं अपन 8 डिग्री सेल्सियस, और ये ले लेते हैं अपन नहीं 15 ग्राम की 10 ग्राम की ले लेते हैं। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक बात है? स्पेसिफिक नहीं, बस ये बोला हुआ है कि 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B and C गिवन एज, ठीक बात है? जब A और B को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर मिलता है 9 डिग्री सेल्सियस। When A and B are mixed, final temperature of the mixture is 9 degrees Celsius. When B and C are mixed, final temperature of the mixture is B और C को मिक्स किया है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक बात है? फाइंड द फाइनल टेम्परेचर व्हेन A and C is mixed। बात समझ आई है नहीं आई? हाँ या ना? क्वेश्चन समझ गए कि जब मैंने
रूह अफ़ज़ा को मिल्क शेक में मिलाया तो 9 डिग्री फाइनल टेम्परेचर आया। जब मैंने मिल्क शेक को कौन सा था एक और लस्सी में मिलाया, व्हाटएवर इट इज, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ गए नहीं समझे? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ, लेट्स सी लगा पाते हो तो मैं तो बताऊंगा ही फिर। When A and B are mixed, resulting temperature is 9 degrees Celsius. When B and C are mixed, resulting temperature is 11 degrees Celsius. When A and C will be mixed, resulting temperature will be what? फ्रैक्शन में आ रहा है। चलेगा, बताओ। 183/13 183 अपॉन 13 13 183 डिवाइडेड बाय 13। हाँ हो सकता है, क्या कैसे क्या दिखाओ। हाँ एग्जैक्टली, मैंने कभी किया है ऐसा कुछ नहीं। वेरी नाइस, ये होता है नेचुरल, समझ रहे हो? और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि बहुत डिफिकल्ट है, इजी है, थोड़ा सा गहरा सोचो आएगा। अच्छा 231 अपॉन 17 वो भी आ सकता है, करने का तरीका हुआ है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक में भी करी है। 231 डिवाइडेड बाय 17 ये भी हो सकता है। 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। आपका आंसर 13.6 आ रहा है, आपका आंसर 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दोनों हो सकते हैं, बट कौन सा सही है समय बताएगा। फिर से क्रॉस चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया है। हाँ वैसे ही है। हाँ आपका तरीका क्या है? देखो कभी भी इन फ्यूचर एस कैपिटल एस डैश ऐसे नहीं, एस ए एस बी इस तरीके से, S1 S2 S3, वरना आपकी कैलकुलेशन में आप ही फंस जाओगे। हाँ करना ऐसे ही है। चलो मैं सॉल्व करूँ? नहीं ठीक है, ओके टेक योर टाइम। और आंसर मेरे को याद नहीं कि क्वेश्चन अभी भी बनाए, करने का तरीका आता है। जो काम अभी आपने पानी के अंदर किया था वो ही करना है, बस पानी के अंदर तो LHS और RHS में आपने S को 1 और 1 लिख दिया था। यहाँ पर इसका अज्यूम कर लो S A है, इसका अज्यूम कर लो S B, स्पेसिफिक अज्यूम कर लो।
LHS RHS दोनों कट है। कोशिश करो, आंसर आना चाहिए कुछ ना कुछ। So 14 point something. हाँ? 14 point something आ रहा है। 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपके नज़दीक है। आपका 1 मिनट और देता हूँ, 6:30 बजे डिस्कस करेंगे। 14.0 something. 14 पॉइंट, 0 something। हाँ 14.0 समथिंग आ रहा है एग्जैक्टली। लास्ट में क्या नाम है आपका लास्ट? 14.07. हाँ मंथन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका पहला वाला क्वेश्चन आया था नहीं आया था? हमारा इधर कुछ हवा नहीं लग रही है, मतलब कुछ हवा नहीं लग रही, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे, इसमें अप्रोच कैसे करें, कुछ नहीं आ रहा। सर ये तो आगे एस को मतलब नहीं पता मेरे को। वेरिएबल In our journey towards any competitive exam, if we don't know something, then assume it to be variable. इसकी स्पेसिफिक हीट अज्यूम कर लो SA है, और इसकी स्पेसिफिक हीट अज्यूम कर लो SB है, और इसकी स्पेसिफिक हीट अज्यूम कर लो SC। फाइन। जब मैंने A और B को मिक्स किया है, तो बताओ कौन हीट देगा? A। कौन हीट लेगा? तो जब मैंने A और B को मिक्स किया है, तो बताओ मेरे को जो 10 ग्राम वाला A था 12 डिग्री से वो कहाँ पर आ गया है? 9 डिग्री पे। तो बताओ इसने कितनी हीट दी होगी? 10 SA इंटू डिफरेंस कितना हो गया? 12 माइनस 9 3। बात समझ आई या नहीं आई? इसने कितनी हीट ली होगी? 20 इंटू SB इंटू 8 से 9 पे गया है। तो बताओ मेरे को यहाँ से एक 0 से एक 0 कटा, SA अपॉन SB की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 2/3। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ ये आया। अब मैंने क्या किया है? B और C को मिक्स किया है, तो बताओ हीट लेने वाला ये कितनी लेगा? 20 इंटू SB इंटू 11 माइनस 8 कितना हुआ? 3 इक्वल टू देने वाला कौन? 10 इंटू SC इंटू 15 का 11 4। एक 0 से एक 0 कटा, 2 1 जा 2 जा, SB अपॉन SC बराबर 2/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो इधर ध्यान दो, अब मैंने किस किस को मिक्स किया है? A और C को मिक्स किया है, तो यहाँ पर कर लेते हैं A और C को मिक्स। A और C को मिक्स किया है, अज्यूम कर लो कि फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर T हो गया है। तो बताओ ये एनर्जी लेगा, कितनी लेगा? 10 इंटू SA इंटू T माइनस 10, और ये एनर्जी देगा कितनी? 10 इंटू SC इंटू, ये चीज समझ आई या नहीं है? हाँ या ना? तो बताओ मेरे को ये 10 से ये 10 कट गया, SA डिवाइडेड बाय SC इक्वल टू व्हाट? 15 माइनस P अपॉन T माइनस। ये चीज समझ आई या नहीं आई? अब मेरे को SA अपॉन SC चाहिए, तो ये इन दो को अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ T माइनस 12, सॉरी हाँ वही होना चाहिए। इसका टेम्परेचर 12 दे रखा है, तो ये 12 लिख लो यहाँ पर, ठीक है भाई। अब देखो SA अपॉन SC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? SA अपॉन SB इंटू SB अपॉन SC। ये चीज समझ आई या नहीं है? SA अपॉन SB कितना है? SB अपॉन SC कितना है? SA अपॉन SC कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45 माइनस 3T इक्वल टू 40 माइनस 48। 48 इधर गया, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 3 93 अपॉन 4/9। हाँ 4/9 होगा, सॉरी। अरे समझ गए ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही जाती है। 4/9 तो 9 तो 15 9 का कितना हो गया? 135
135 minus 90 equal to 40 minus 48. 135, 45, 55, 65, 75, 85, 85 में से 2 घटा दिए 183 अपॉन 13 इज इक्वल टू टी। किसी का ये आंसर था? आ गया? कॉपी कर लो। आंसर हो गया 183 डिवाइडेड बाय 13, 14.07 आपका करेक्ट आया। पहले भी यही आया था। चलो समझ गए? डिफिकल्ट है? ले दे, कंसेप्ट तो वही है कि भाई जो ठंडी चीज है उसने एनर्जी ली, जो गर्म चीज है उसने एनर्जी दी। कॉपी कर लिया? कुछ डाउट नहीं आ रहा का? नो कॉपी कर लो फटाफट। डन? लास्ट में डन? कॉपी कर लिया? जल्दी लिखो नहीं आ रहा। इसी आ गया? ठीक है, मिटाओ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? हाँ, हिडन हीट। ओके, और ठीक है। स्टेट को कन्वर्ट करने में यूज होता है। जब टेम्परेचर नहीं बदलता है, हेलो हेलो, जब टेम्परेचर नहीं बदलता है बट स्टेट बदल जाती है, मतलब लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड, क्या कभी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्शन हो सकता है? Yes. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनके नामकरण पता है? सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन। समझ रहे हो? वेपर बन रहे हैं, वेपराइजेशन। वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से आइस फ्रीजिंग। समझ रहे हो? हाँ या ना? ये सब पता है, लिखवाने की जरूरत नहीं है ऐसे? पक्का? ठीक है। तो फ्यूजन किसको बोलते हैं? फ्रीजिंग को ही फ्यूजन, ठीक है ना? लिक्विड से सॉलिड इज फ्यूजन और फ्रीजिंग, मतलब द सेम थिंग। और वेपराइजेशन इवेपोरेशन, मतलब समझ रहे हो ना? बस
वर्ड्स अलग अलग है, मतलब वही है। इवेपोरेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, दोनों का मतलब एक ही होगा। हम क्या यूज करेंगे? लेटेंट हीट वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है whenever a substance changes its state, whenever a substance changes its state, the heat energy length is called as latent heat. इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आता है, टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, m into latent heat, बस that's m is what? वो जो सब्सटेंस है उसका मास, L क्या है? उसकी लेटेंट हीट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका? पानी का, वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका क्या मतलब है? 1 ग्राम पानी को, इसका मतलब है 1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के लिए मेरे को 540 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी। बात समझ आई है? 100 डिग्री पर आ गया पानी, लेकिन अभी खौल नहीं रहा है पानी, अभी अपने लिक्विड स्टेट के मैक्सिमम टेम्परेचर पर आया है। लिक्विड से मेरे को उसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो और एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी और लगेगी? 540 कैलोरी। बोले तो 1 ग्राम पानी 100 डिग्री से 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ ना बोल दो भाई। Yes, sir. ये आपको याद रखनी है वैल्यू। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दे रखी है? 80 कैलोरी। बोले तो 1 ग्राम आइस 0 डिग्री पर अगर कन्वर्ट होता है 1 ग्राम पानी में तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी। देख रहे हैं ये कम आया, ये ज्यादा है। तो बर्फ को पिघालना आसान, पानी को भाप बनाना बेहद मुश्किल। ये 2 वैल्यूज याद रखनी चाहिए। सब्लिमेशन डायरेक्ट प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, उसकी हम बात नहीं करते। तो लिक्विड स्टेट आती है उसमें या फिर आती नहीं? बहुत फास्ट हो रहा है। अब कोई चीज अगर बहुत फास्ट हो रही है तो वी कैन नॉट कमेंट कि आई है या नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर मैं उस फास्ट चीज को जो ऑलरेडी क्या कहते हैं 0.1 सेकेंड में हो गई है, मैं उसको भी अगर धीरे धीरे करके तोड़ के देखूंगा तो देयर विल बी अ फेज ऑफ लिक्विड। बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर अगर मैं देखूंगा तो इसीलिए उसकी बात नहीं करते। कैलोरीमीटर में हम जितने भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट है कि भाई मैंने एक डब्बे के अंदर 20 ग्राम पानी इतने पे और इतने में डाल दिया और फिर मैं बैठ गया,
फिर बहुत टाइम बाद हीट एक्सचेंजेस जब खत्म हो गए उसके बाद मैंने जाके देखा वो जो बहुत टाइम वाला टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम की बात नहीं करी। एक बात है, जब टाइम की बात हो जाएंगे तब रेट ऑफ हीट एक्सचेंज हो जाएगी, वो चैप्टर ही बदल जाएगा। वो चैप्टर हो जाएगा हीट ट्रांसफर, जहाँ पर मैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करूँ तो नया चैप्टर हो जाएगा हीट ट्रांसफर। ठीक है, वहां पर अपन dq अपॉन dt की बात कर देंगे। dq इज व्हाट, स्मॉल चेंज इन हीट इन स्मॉल dt अमाउंट ऑफ टाइम। डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत सीखा है ना, याद करो, dx अपॉन dy, dy अपॉन dx, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज व्हाट, dq अपॉन dt। उसके भी अलग अलग 3 रास्ते होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जिसमें मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, कन्वेक्शन जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, रेडिएशन जिसमें मटेरियल और मीडियम दोनों का ही रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये सब अगला चैप्टर हो जाएगा आपका हीट ट्रांसफर। ठीक है ना, आई डोंट नो वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन लोग कैलोरीमीटर जरूर से पढ़ते हैं। फिर डेप्थ से क्या पढ़ाते हैं आप। अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब आपने लिख लिया। और क्वेश्चन क्या, पहले अपन एक ग्राफ बना। क्या ग्राफ है, बर्फ है मेरे पास, इधर टेम्परेचर है और इधर हीट है। तो मान लेता हूं बर्फ है -3 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो बर्फ को मैं जैसे हीट दूंगा वो -T से कहां पर आएगा, 0 डिग्री पे। फिर 0 डिग्री पे और हीट दूंगा तो अभी वो बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पर पानी आ गया, फिर और हीट लगेगी, फिर। तो अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर यहाँ -T से ये गया है, तो ये वाला प्रोसेस कौन सा वाला कहलाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, मेल्टिंग हुई, मेल्टिंग ऑफ आइस। हाँ यार, तो यहाँ पर ये और ये वाली हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहा है। हाँ, ये तापमान कितना हो गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या हुआ है, इवेपोरेशन बोल दो या वेपराइजेशन बोल दो। तो बताओ मेरे को, ये वाला कितना होगा गैप, ये वाला गैप बड़ा होगा, कितना होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि यहाँ पर स्टेट क्या है तो आप बोलोगे सॉलिड। आपसे कोई पूछेंगे यहाँ पर स्टेट क्या है तो आप बोलोगे लिक्विड। आपसे कोई पूछेंगे यहाँ पर स्टेट क्या है तो आप बोलोगे वेपर या गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ में आ रही है, नहीं है, इजी था। हाँ यार, पक्का कॉपी कर लो। फिर एक क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे। हाँ जी, ट्रिपल पॉइंट कैसे एग्जिस्ट करता है? ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है किस चीज़ में? टेम्परेचर प्रेशर की एक पर्टिकुलर कंडीशन। आइडियल गैस में। हाँ सब नहीं, इजी वाली। ट्रिपल पॉइंट बोले तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ होते हैं। लेकिन वो ऐसे कोई भी नॉर्मल रूटीन प्रेशर और टेम्परेचर पे नहीं होता है। एक सर्टेन वैल्यूज होती है, बहुत लो प्रेशर होता है, तो उतना लो प्रेशर क्रिएट करना ही अपने आप के अंदर एक टास्क होता है। डे टू लाइफ में हम ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल अपरेटस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो -273 केल्विन पॉसिबल नहीं होता है, बहुत बहुत मुश्किल लगती है इतना नीचे, इतनी किसी चीज को इतना ठंडा करना, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसीलिए तो जब हम लोग का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था तो कुछ वैक्सीन्स तो वैसे ही फेल हो जाती है जिनको बहुत ठंडा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। बायो लेने वाले कौन है, कुछ वैक्सीन्स होती है जिनको बहुत ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट रहता है, अगर उन पे हल्का सा भी ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है तो वो खत्म हो जाती है। और राजस्थान जैसी जगह में एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे आप तो फ्रीज़र कितना डीप फ्रीज करेगा। मान लो आधे घंटे के लिए लाइटें ही चली गई, सारा लॉट फेल हो जाएगा। डीप फ्रीजर्स होते हैं,
कभी किसी ने अगर कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री देखी है? Yes, sir. वो गजब ठंडी होती है, आइसक्रीम बना रहे हैं वो लोग। ये कॉपी कर लेना ग्राफ, उसके बाद में एक छोटा सा सवाल करेंगे। बोलू सवाल, ये लिख लो। तो latent heat of vaporization is 540 calorie per gram and latent heat of fusion is 80 calorie per gram. बर्फ को पिघालना आसान, पानी को भाप बनाना मुश्किल। सिंपल सा सवाल है मेरा तो। 10 ग्राम बर्फ माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से अगर 10 ग्राम स्टीम बनेगी तो कितनी हीट लगेगी? How much energy is required to convert 10 grams of ice at minus 10 degree Celsius into 10 grams of steam at 100 degree Celsius? Question complete. करो. How much energy is required to convert this to this? One six seven zero calories. 1670 कैलोरीज। रुक जाओ, अभी निकालते हैं। Sir, but 540 में 10 तो वहीं हो जाएगा तो फिर हाँ, 5 हो ही नहीं सकता इतना कम तो। अरे हो ही नहीं सकता इतना कम तो। ये देख रहे हो, ये नेचुरल था। मैं तो क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से लेके आखिर तक करता, आंसर निकालता। लेकिन आपने बोला कह रहे नहीं इतना कम तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर तो ज्यादा है। ये सब चीजें नेचुरल होती है, ये समय पे आता है तो मजा आता है। Sir, 6360. तो मैं आंसर निकालूंगा, रुक जाओ। Sir, 7250. 6360. 6.7 something. हैं? 750 calories. 72. एक मिनट रुक जाओ, मैंने भी कुछ गलती कर दी ना। ये 7250. एक मिनट रुको। हाँ, 7250 यही आ रहा है, Yes, sir. यही आ रहा है। Yes, sir. 7250 आ गया। देखो ध्यान से, सबसे पहले 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री से 10 ग्राम आइस 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा। कितनी हीट लगेगी मैं मान लेता हूँ Q1 की वैल्यू क्या होगी? Sir, 10 degrees. minus 10. हाँ, 10 माइनस वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कितनी हीट लगेगी Q1? क्या मैं बोल सकता हूँ MS डेल्टा T? अगर मैं रखूँ तो M कितना है? 10 ग्राम। आइस की स्पेसिफिक हीट हाफ, टेम्परेचर कितना? 10 डिफरेंस। तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट लग गई। अब 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होएगा, बट टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। कितनी हीट लगेगी Q2? M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोले तो 10 इंटू 80 कैलोरीज। बात समझ आई या नहीं? अब ये 10 ग्राम पानी में कन्वर्ट होएगा, बट टेम्परेचर 100 डिग्री।
कितनी हीट लगेगी Q3 कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू 100 mx डेल्टा टी आया। फिर फर्दर ये 10 ग्राम पानी 10 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ही रहा, कितनी हीट लगेगी Q4 और Q4 क्या हो जाएगा 10 इंटू 540। तो टोटल हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू व्हाट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 आंसर आ जाएगा 7250 कैलोरीज। बोले तो अगर मैं 10 ग्राम बर्फ को -10 पे जो था उसको 7250 की कैलोरीज दूंगा तो मेरे को 10 ग्राम स्टीम मिल जाएगी। बात समझ आई? हाँ आया नहीं आया सबको? इजी था या डिफिकल्ट था? इजी था ना, सिंपल। क्या कहते हैं, कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं थी, कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं थी। 50 प्लस 850 850 प्लस 1000 जो भी है, और फिर यहाँ पर ये 5400, तो सिंपल, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बड़े हो रहे हैं, अब हम गलती करेंगे तो उसको ये नहीं बोलेंगे ये कैलकुलेशन एरर हो गया या सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक 8th क्लास के बच्चों के जबान पर अच्छा लगता है, समझ रहे हो? वी आर ग्रोन अप, थोड़े बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब भी आप अगर यूँ बोलोगे कि सिली मिस्टेक हो गई तो आपका फोकस कम था, इसीलिए वो सिली मिस्टेक हुई। एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को कि हमारा फोकस कम था। यस, उसको ऐसे नहीं कि कोई नहीं, सिली मिस्टेक हो गई, ऑल इज वेल आमिर खान से कहा नहीं। सिली मिस्टेक जितनी जल्दी मिनिमाइज करोगे उतना फोकस आपका ही इंक्रीज होगा, उतने जल्दी आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो देयर इज नथिंग सिली मिस्टेक, ठीक है ना? मेरे को नहीं अच्छा लगता सिली मिस्टेक। बाकी और कोई दूसरे टीचर वगैरह बोले सिली मिस्टेक, कोई नहीं बेटा आगे मत करना है, नहीं। सिली मिस्टेक हो रहा है मतलब हमारा फोकस में कमी थी। अगर हम यहाँ पर 100/2 को 500 लिख रहे हैं या 50 की बजाय 100 ही लिख रहे हैं तो फोकस में कमी है, ठीक है? चलो आज के लिए अभी तक तो मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा होगा। कल क्या करेंगे अपन, 10 ग्राम बर्फ में 5 ग्राम भाप मिला देंगे और बैठ जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या होगा। समझ गए? तो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, एक बड़ा सा मैंने कार्टून लिया, उस कार्टून को बेसिकली कैलोरीमीटर बोलते हैं। उस इक्विपमेंट जिसके अंदर मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो अभी तो ये सब वो बातें होती हैं जो इजी होती है। अब कैलोरीमीटर की डेफिनेशन आगे आएगी। अभी तो आपको कैलोरीमेट्री बताइए, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हीट एक्सचेंजेस। अब कैलोरीमीटर आएगा, वो इक्विपमेंट जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, क्या 1 किलो बर्फ और 1 किलो स्टीम एक डब्बे में डाल दी और बैठ गए। 1 किलो बर्फ 0 डिग्री, 1 किलो भाप 100 डिग्री, फाइनल क्या होगा? ये सवाल घर पे सोचना, कल ही क्लास है इनफैक्ट, है ना? कल ही है ना? कल है परसों है? कल ही क्लास मैंने जान दिया, ठीक है ना? कल का होमवर्क क्या है? एक डब्बे में 1 किलो बर्फ और 1 किलो भाप डाल दी मैंने, फाइनल क्या होगा? 1 kg of ice at 0 degree is mixed with 1 kg of steam at 100 degree. फाइनल मिक्सचर क्या होगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इतना एकदम हावी मैथ्स नहीं, इसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ रहा है। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ 11th।